नमस्ते। आज की सबसे बड़ी खबर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, वो सीधे आपके राज्य बिहार से जुड़ी है। अक्सर हम परीक्षाओं में ऐसे सवाल देखते हैं जो सामाजिक व्यवहार, राज्य की रैंकिंग या फिर सरकारी योजनाओं से जुड़े होते हैं। इसी संदर्भ में इंडिया टुडे का पहला ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर यानी जीडीबी सर्वे सामने आया है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले हैं। इस सर्वे में सिविक बिहेवियर के मामले में हमारा बिहार 11वें स्थान पर है। आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। खास बात यह है कि बिहार ने इस लिस्ट में तेलंगाना 13वें और कर्नाटक 17वें जैसे दो दक्षिणी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। यानी नागरिक आचरण में बिहार इन राज्यों से आगे है, जैसा कि सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि बिहार टॉप 10 में है, जो कि सही नहीं है। यह सर्वे किन पहलुओं को मापता है? इस जीडीबी सर्वे में सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान, दुर्घटना पीड़ितों की मदद, रिश्वतखोरी, टिकट चोरी और यातायात नियमों का पालन जैसे कई बिंदुओं पर लोगों के नजरिए और रोजमर्रा के आचरण को परखा गया है। इसमें 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से कुल 9,188 लोगों का सैंपल लिया गया था। तो इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? नागरिक व्यवहार में तमिलनाडु पहले, पश्चिम बंगाल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर है। दिल्ली चौथे और केरल 5वें स्थान पर है। बिहार 11वें स्थान पर है, जबकि झारखंड 10वें स्थान पर है। ये नतीजे क्यों मायने रखते हैं? ये आंकड़े उन रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देते हैं जिनमें अक्सर असभ्य बिहारी जैसे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। हाल ही में एक शिक्षक की टिप्पणी पर हुए विवाद को भी हम सब ने देखा है। ये सर्वे इस बहस को ठोस आंकड़ों के आधार पर एक नई दिशा देता है। अब बात करते हैं स्वच्छता और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। बिहार के शहरों से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। पटना को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेट मिला है और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में इसे प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का टैग मिला। वहीं गया शहर अपनी कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर 27वें स्थान पर आ गया है। ये सभी ऑन ग्राउंड सुधारों की तरफ इशारा करते हैं जो बेहतर नागरिक परिणामों से मेल खाते हैं। हालांकि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 20% की वृद्धि के दावे को पुख्ता स्रोतों से सत्यापित नहीं किया जा सका, इसलिए इसे यहां शामिल नहीं किया गया है। एक अहम सुधार, प्रवासन के दावे पर सोशल मीडिया पर 4 करोड़ बिहारी प्रवासी होने का दावा गलत है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री ने हाल ही में बताया है कि राज्य से लगभग 57 लाख लोग बाहर रहते हैं। इसमें करीब 5 लाख छात्र और लगभग 52 लाख श्रमिक शामिल हैं। यह प्रेस में रिपोर्ट किया गया सबसे ताज़ा आधिकारिक आंकड़ा है। परीक्षा के लिए यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि इन नतीजों को समझने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जीडीबी एक धारणा व्यवहार सर्वेक्षण है। यह लोगों के नजरिए और उनके द्वारा खुद बताए गए आचरण को समझने में मदद करता है, न कि सरकारी ऑडिट की तरह वास्तविक उल्लंघनों का हिसाब किताब बताता है। फिर भी इसकी व्यवस्थित राज्यवार तुलनाएं नागरिक मानदंडों का एक। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खास तौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खास तौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। खबर है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तकनीकी चुनौतियों को सुलझाएगा आईआईटी पटना। बिहार ने देश के डीपटेक युग में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। आईआईटी पटना और मार्केट्स वर्ल्ड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? इस समझौते के तहत बिहार में देश का पहला नैनो साइंस मेटलिक थिन फिल्म नैनो इंटरफेस हब स्थापित किया जाएगा। यह हब उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्रियों, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स पर अनुसंधान और नई तकनीकों के विकास को बढ़ावा देगा। इसका लक्ष्य क्या है? यह केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम्स और विशेष रूप से सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में आने वाली तकनीकी चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगा। इसे बिहार को देश में उन्नत टेक्नोलॉजी और अनुसंधान का एक नया हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपकी परीक्षा के लिए इन मुख्य बिंदुओं को समझना बेहद ज़रूरी है। यह समझौता आईआईटी पटना और मार्केट्स वर्ल्ड के बीच हुआ है। इसके तहत देश का पहला नैनो साइंस मेटलिक थिन फिल्म
नैनो इंटरफेस हब स्थापित किया जाएगा। यह हब आईआईटी पटना के फर्स्ट सेंटर में स्थापित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य डीपटेक रिसर्च को बढ़ावा देना, सेमीकंडक्टर की चुनौतियों का समाधान करना, तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर देना और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस पहल के महत्व को लेकर आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने इसे डीपटेक परिवर्तन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं मार्केट्स वर्ल्ड के संस्थापक रंजीव सिंह ने कहा कि यह सहयोग बिहार और भारत को सामग्रियों नवाचार, मटेरियल्स इनोवेशन में अग्रणी बनाएगा। कुल मिलाकर यह समझौता भारत के स्वदेशी अनुसंधान, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो दैनिक भास्कर से है। यह खबर बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था यानी एग्री इकोनॉमी और किसानों के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है, जो आपकी परीक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। खबर यह है कि बिहार के कृषि उत्पाद अब एक डिजिटल उड़ान भरने को तैयार हैं। राज्य के 4 सबसे प्रसिद्ध भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग उत्पादों को राष्ट्रीय डिजिटल मंडी यानी ई नाम में शामिल कर लिया गया है। कृषि व किसान कल्याण मंत्री द्वारा स्वीकृत इन 4 प्रमुख उत्पादों में कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मखाना शामिल हैं। इस कदम का सीधा मतलब यह है कि बिहार के किसानों को अब अपने इन खास उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय मंच मिल जाएगा। जो किसान अब तक इन जीआई प्रोडक्ट्स को केवल स्थानीय स्तर पर ही बेच पाते थे, वे अब ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से देश भर के व्यापारियों और बाजारों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकेंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर अजय कुमार सिंह के अनुसार इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम भी मिलेगा। आपकी परीक्षा के लिए इन उत्पादों से जुड़े क्षेत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कतरनी चावल का संबंध मुख्य रूप से भागलपुर, बांका और मुंगेर से है। वहीं जर्दालू आम, जो अपने विशिष्ट स्वाद और खुशबू के लिए प्रसिद्ध है और राष्ट्रपति भवन तक भेजा जाता है, वह भागलपुर का जीआई टैग है। शाही लीची, जो भारत की पहली जीआई टैग प्राप्त लीची है, वह मुजफ्फरपुर की पहचान है। और मखाना, जो मिथिलांचल की प्रमुख फसल है, वह मधुबनी, सुपौल और पूर्णिया जैसे जिलों से आता है। यह कदम किसानों की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का भी बेहतर लाभ मिल सकेगा। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो आस्था, पर्यावरण और सामुदायिक दृढ़ संकल्प का एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। यह खबर दैनिक भास्कर के मुंगेर संस्करण से है। आज से 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। हम सब जानते हैं कि इस महापर्व के केंद्र में जल स्रोत यानी नदियां और तालाब होते हैं, लेकिन मुंगेर के तारापुर में श्रद्धालुओं के सामने बदुआ नदी के घटते जलस्तर ने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बदुआ नदी में पानी इतना कम हो गया है कि नदी लगभग सूख चुकी है। जहां पहले कमर तक पानी होता था, वहां अब व्रतियों के खड़े होने तक की जगह नहीं है। लेकिन जहां आस्था है, वहां राह भी है। श्रद्धालुओं ने इस समस्या का एक अनूठा और सामूहिक समाधान निकाला है। नदी के किनारे लोग अब क्यारियों की तरह यानी खेतों की मेढ़ की तरह मिट्टी काटकर छोटे छोटे कृत्रिम घाट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक ऐसे 110 से अधिक घाट बनाए जा चुके हैं। श्रद्धालु नदी की मुख्य धारा, जहां थोड़ा बहुत पानी बचा है, वहां से बाल्टियों में पानी लाकर इन क्यारियों को भर रहे हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आज शाम से व्रती महिलाएं और परिवार के सदस्य पूजन सामग्री लेकर पहुंचें और पानी में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे सकें। यह तस्वीर एक तरफ जहां नदियों के घटते जलस्तर पर एक गंभीर चिंता जाहिर करती है, वहीं दूसरी तरफ यह छठ महापर्व के प्रति लोगों की अटूट आस्था और उनके सामुदायिक प्रयास को भी दर्शाती है। अब चलते हैं दैनिक भास्कर की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ। यह रिपोर्ट बिहार के मगध प्रमंडल पर केंद्रित है और यह आपकी परीक्षा के सोशल इश्यूज और बिहार स्पेशल दोनों ही पेपर्स के लिए महत्वपूर्ण केस स्टडी हो सकती है। यह रिपोर्ट उस विरोधाभास को दिखाती है कि जो मगध कभी विष्णु, बुद्ध और चाणक्य की धरती यानी ज्ञान और सत्ता का केंद्र हुआ करता था, वही इलाका आज पिछड़ापन और आदिम जीवन जीने को मजबूर है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तो कुछ हद तक पहुंची हैं, लेकिन वास्तविक विकास आज भी कोसों दूर है। खासकर बिहार झारखंड की सीमा से सटे सैकड़ों गांवों में लोग
आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। इस रिपोर्ट में 3 बड़े उदाहरण दिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, मगध की औद्योगिक पहचान रही गया जिले की गुरारू चीनी मिल। यह मिल 1934 में शुरू हुई थी और इसकी चीनी विदेशों तक जाती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह इतिहास बन चुकी है। आपकी परीक्षा के लिए यह फैक्ट महत्वपूर्ण है कि 2022 में 27 एकड़ में फैले इस मिल परिसर को ब्याडा यानी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है। दूसरा बड़ा उदाहरण है एक अधूरी सिंचाई परियोजना, दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण उत्तर कोयल नहर परियोजना की शुरुआत वर्ष 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 80 करोड़ की लागत से हुई थी। आज इसका बजट 1000 करोड़ तक पहुंच चुका है, पर यह अधूरी है। 55 साल बाद भी यह परियोजना अधूरी है। और तीसरा उदाहरण है सांस्कृतिक और शैक्षिक उपेक्षा का। हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्मस्थल गया जिले के धनसारा गांव में है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि उनके नाम पर स्थापित लाइब्रेरी जर्जर हो चुकी है और उनकी लिखी पुस्तकें भी वहां से गायब हैं। यह रिपोर्ट मगध के पिछड़ेपन को इन 3 बड़े विफल स्तंभों उद्योग, सिंचाई और शिक्षा के माध्यम से दर्शाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो दैनिक भास्कर से है। यह खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के पड़ोस और विशेष रूप से जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज के टॉपिक से जुड़ी है, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। खबर यह है कि पाकिस्तान एक बड़े वाटर डिप्लोमेसी यानी जल कूटनीति के संकट में घिरता दिख रहा है, और ऐसा एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर हो रहा है। पहला मोर्चा भारत की तरफ से है, जिसने आतंकी हमलों के बाद इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को रद्द करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। और अब इसी कड़ी में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को पानी रोकने का बड़ा ऐलान किया है। जी हां, अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्ला अखुंदजादा ने कुनर नदी पर जल्द से जल्द एक बड़ा डैम यानी बांध बनाने का आदेश जारी किया है। इस बांध के जरिए पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक लिया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस डैम का निर्माण विदेशी कंपनियों की जगह अफगानी कंपनियों को ही सौंपा गया है। अब आते हैं इसके विश्लेषण और उन आंकड़ों पर जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भास्कर नॉलेज के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान की इस संयुक्त वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान को हर साल करीब 3000 करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि भारत पहले से ही अफगानिस्तान में काबुल नदी पर शहतूत बांध के निर्माण में भी एक बड़ी मदद दे रहा है, जिसके लिए $236 मिलियन की सहायता दी गई है। तो सवाल उठता है कि अगर यह पानी रुकता है तो पाकिस्तान पर इसका ठीक ठीक असर क्या पड़ेगा। इसका सबसे पहला और गंभीर असर कृषि पर होगा। कुनर और काबुल नदी का पानी पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। अनुमान है कि पानी रुकने से पाकिस्तान की खरीफ फसलों को लगभग 21% पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद पेयजल संकट गहराएगा, क्योंकि पेशावर और नौशेरा जैसे कई बड़े शहर पीने के पानी के लिए सीधे काबुल नदी पर ही निर्भर हैं। और तीसरा बड़ा असर पड़ेगा बिजली उत्पादन पर। पाकिस्तान का तरबेला बांध समेत कई महत्वपूर्ण हाइड्रो प्रोजेक्ट्स काबुल नदी के बहाव से सीधे प्रभावित होंगे, जिससे बिजली उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ेगा। यह पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि कैसे जल संसाधन दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक बड़ा रणनीतिक हथियार बन गए हैं। और अब चलते हैं दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स सेक्शन की तरफ। देखते हैं 24 घंटे की वे सबसे बड़ी बातें जो सीधे आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की, जिसने भारत के लिए इतिहास रचा है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा एम सिन्हा को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस की चेयरपर्सन बनाया गया है। यह आपकी परीक्षा के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे यह जिम्मेदारी संभालने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई हैं। उनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। अब चलते हैं एक और फर्स्ट इन इंडिया खबर की तरफ, जो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से जुड़ी है। चेन्नई देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम बाढ़ की स्थिति की रियल टाइम भविष्यवाणी और प्रबंधन करेगा, जो शहरी नियोजन के लिए एक बड़ा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण अपडेट है।
प्रशांत महासागर का छोटा द्वीप देश टुवालू अब IUCN का 90वां सदस्य बन गया है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि तुवालू की कुल भूमि भले ही सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर हो, लेकिन इसका समुद्री आर्थिक क्षेत्र यानी मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब रुक करते हैं केरल का, जहाँ से दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केरल 1 नवंबर को देश का पहला अंततः गरीबी मुक्त राज्य, फर्स्ट स्टेट फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी घोषित होने जा रहा है। 2021 में शुरू हुए इस अभियान को स्थानीय निकायों के सहयोग से चलाया गया था। और केरल से ही दूसरी बड़ी खबर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, जो देश में अपनी तरह की पहली है। केरल सरकार देश की पहली अंडर वाटर टनल, फर्स्ट अंडर वाटर टनल का निर्माण कर रही है। यह सुरंग अरब सागर के नीचे वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ेगी। केरल रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाई जा रही यह लगभग 2.75 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग समुद्र के 35 मीटर नीचे बनाई जाएगी, जो भारत में इंजीनियरिंग का एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। और अंत में एक झलक अंतर्राष्ट्रीय टेक पॉलिसी पर। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र वालों के लिए एक सोशल मीडिया बिल पेश किया है। इसके तहत टेक कंपनियों को अभिभावकों की अनुमति के बिना बच्चों के खाते खोलने की मनाही होगी। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं नॉलेज टेस्ट सेक्शन का। यह वो हिस्सा है जो आपकी तैयारी को सीधे तौर पर परखता है। देखते हैं आज के 2 महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल भूगोल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है, जो आपकी परीक्षा के लिए हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है। सवाल था, भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा खाड़ी क्षेत्र है जो कच्छ के रण में है? इसके विकल्प दिए गए थे, ए कचेरा क्रीक, बी सर क्रीक, सी हिंगोल क्रीक और डी इंडस एस्टुअरी। दूसरा सवाल स्टैटिक जीके यानी साहित्य और पुरस्कार जगत से 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की यह पहली महिला लेखिका कौन थी? और आपके विकल्प थे, ए महाश्वेता देवी, बी आशापूर्णा देवी, डी नास, सी अमृता प्रीतम या डी मृदुला गर्ग। चलिए अब इन दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण सवालों के सही जवाब जान लेते हैं। पहले सवाल का, जो भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा से जुड़ा था, उसका सही उत्तर है बी सर क्रीक। याद रखिएगा, सर क्रीक कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय मुहाना टाइडल एस्टुअरी है और यह भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का एक प्रमुख बिंदु भी है। और दूसरे सवाल का, यानी 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला का सही जवाब है बी आशापूर्णा देवी। उन्हें उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह सम्मान मिला था। हमें उम्मीद है कि आपके दोनों जवाब सही होंगे। अब रुक करते हैं आज की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का। सबसे पहले भास्कर नॉलेज सेक्शन से एक बड़ी खबर जो द इकोनॉमिस्ट से ली गई है, और यह खेल जगत विशेषकर शतरंज की दुनिया में एक बड़े बदलाव का संकेत है। शतरंज की दुनिया में एक नए और बेहद प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की घोषणा हुई है, जिसका नाम है टोटल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर। यह टूर्नामेंट इसीलिए खास है क्योंकि इसकी इनामी राशि लगभग 24 करोड़ रुपए या $3 मिलियन रखी गई है, जो इसे फिडे वर्ल्ड कप से भी बड़ा बनाती है। लेकिन पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है इसका उद्देश्य। इस टूर का लक्ष्य संपूर्ण खिलाड़ी, कंप्लीट प्लेयर की तलाश करना है। यह एक मल्टी फॉर्मेट चैंपियनशिप होगी, जिसे फिडे और नोडे चैन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें खिलाड़ियों को एक ही टूर में रैपिड, ब्लिट्स, क्लासिकल, चेस 960 और फिशर रैंडम जैसे सभी फॉर्मेट खेलने होंगे, जिससे उनके विविध कौशल की एक साथ परीक्षा होगी। यह 2026 में शुरू होगा और 2027 में इसका फिनाले होगा। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह पारंपरिक नॉर्वे चेस टूर्नामेंट से अलग होगा और यह एक मिक्स्ड प्रतियोगिता, मिक्स्ड कंपटीशन होगी, जिसमें महिलाओं का अलग वर्ग नहीं होगा। यह लीग आधारित फ्रेंचाइजी मॉडल से अलग एक ओपन इलीट टूर होगा। और अब खेल की दुनिया से आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स की एक बेहद तनावपूर्ण खबर का। यह खबर दैनिक भास्कर के देश विदेश पन्ने पर प्रमुखता से छपी है, जो वेनेजुएला संकट पर केंद्रित है। हेडलाइन है,
वेनेजुएला में अब जमीनी हमले की तैयारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कैरेबियन सागर में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। इस विशाल नौसैनिक जमावड़े में B-1 बॉम्बर्स, युद्धपोत, पनडुब्बियां, F-35 और मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स शामिल हैं। यहां आपकी परीक्षा के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। पहला, अमेरिका का आधिकारिक दावा। अमेरिका का कहना है कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य वेनेजुएला से ऑपरेट कर रहे ड्रग कार्टेल और हिजबुल्लाह नेटवर्क को पकड़ना है। लेकिन दूसरी तरफ विशेषज्ञ इसका आकलन बिल्कुल अलग तरह से कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ड्रग्स के लिए नहीं, बल्कि यह राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से हटाने और तेल सप्लाई पर नियंत्रण करने की एक लंबी दबाव की रणनीति है। इस बीच राष्ट्रपति मादुरो ने भी कड़ी चेतावनी दी है और दावा किया है कि उनके पास 5000 मिसाइलें, जिसमें AS-300 भी शामिल हैं, तैयार हैं और वे अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने इस क्षेत्र में चीनी और रूसी उपस्थिति पर भी चिंता जताई है, जिससे यह पूरा प्रकरण एक जटिल भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया है। अब बढ़ते हैं मेंस मास्टर की तरफ। आज हिंदुस्तान अखबार में ऊर्जा और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ दीपक पारेख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख छपा है, जिसका शीर्षक है बिहार को अभी बहुत बिजली चाहिए। ये लेख आपके GS पेपर्स, विशेषकर जहां हम बिहार की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और चुनौतियों की बात करते हैं, उसके लिए एक संपूर्ण और संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेख की शुरुआत बिहार की प्रगति और मौजूदा विरोधाभास के साथ होती है। यह स्वीकार किया गया है कि 2005 के बाद से राज्य ने बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार किए हैं। यह वह प्रगति है जिसे नकारा नहीं जा सकता। 2005 तक जहां बिहार में बिजली की कुल खपत महज 700 मेगावाट थी, वह आज बढ़कर लगभग 6000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। हर घर बिजली योजना के माध्यम से राज्य के लगभग हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम भी काफी हद तक पूरा हो चुका है। लेकिन जैसा कि लेखक बताते हैं, असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। बिजली पहुंचाना एक बात है और बिजली की पर्याप्त आपूर्ति दूसरी बात है। यहीं पर हमें बिहार की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। बिहार में आज भी औसत प्रति व्यक्ति बिजली खपत महज 350 यूनिट प्रतिवर्ष है। जब हम इसकी तुलना 1200 यूनिट से अधिक के राष्ट्रीय औसत से करते हैं, तो यह भारी अंतर साफ दिखाई देता है। लेख के अनुसार राज्य की अनुमानित जरूरत लगभग 12000 मेगावाट की है, जबकि कुल आपूर्ति 8000 मेगावाट से भी कम है। ये वही मांग और आपूर्ति का गैप है जो बिहार के औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। यह समझना जरूरी है कि इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं। लेखक बताते हैं कि हर घर बिजली योजना ने मांग तो बढ़ा दी, लेकिन उस अनुपात में राज्य का अपना बिजली उत्पादन नहीं बढ़ पाया। बिहार आज भी बिजली के लिए झारखंड, उत्तर प्रदेश, NTPC और निजी संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर है। इस निर्भरता का सीधा परिणाम बढ़ती लागत के रूप में सामने आता है, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इसके अलावा भले ही बिजली हर गांव पहुंच गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई की गुणवत्ता और स्थिरता अभी भी एक बड़ी समस्या है। ट्रांसफार्मर और लाइन लॉस के कारण आपूर्ति अक्सर बाधित होती है। यह सारी स्थिति बिहार के औद्योगिक सपनों के आड़े आती है, क्योंकि नए निवेश IT पार्क या स्मार्ट सिटी निर्बाध और सस्ती पावर सप्लाई के बिना विकसित नहीं हो सकते। तो इसका समाधान क्या है? यह आपके उत्तर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेखक बिहार के लिए उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी में छिपी है। बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा में निवेश को तेजी से बढ़ाया है। राज्य में 12000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई गई है, जिनमें से 7500 मेगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन भी हैं। इसके साथ ही 2030 तक राज्य के कुल बिजली उत्पादन में 30% हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का एक स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा उत्पादन के अलावा वितरण में सुधार के लिए नियमित स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को भी लागू किया जा रहा है, ताकि बिलिंग और लाइन लॉस की समस्याओं को कम किया जा सके। और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सौर ग्रिड और बायोगैस जैसे विकेंद्रीकृत समाधानों पर भी काम शुरू किया गया है। अंत में इस लेख का निष्कर्ष यह है कि बिहार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबी और उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन राज्य की विशाल आबादी, कृषि की जरूरतों और औद्योगिकीकरण के लक्ष्य को देखते हुए
यह सफर अब भी अधूरा है। लेखक का स्पष्ट मत है कि बिहार को अब सिर्फ बिजली वितरक राज्य की भूमिका से आगे बढ़कर एक स्वतंत्र बिजली उत्पादक राज्य बनना होगा, क्योंकि बिना ऊर्जा आत्मनिर्भरता के बिहार का ऊर्जा संपन्न राज्य बनने और समृद्धि हासिल करने का सपना पूरा नहीं हो सकता। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है। यह लेख द इकोनॉमिस्ट से लिया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से आपकी परीक्षा के लिए बेहद अहम है। यह खबर उस ट्रेड वॉर पर है जो पिछले 4 सालों से अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है। हाल के हफ्तों में यह तनाव और बढ़ा है। जहां अमेरिका ने नई टेक्नोलॉजी और चिप्स के निर्यात पर रोक लगाई, वहीं चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुर्लभ खनिजों रेयर मिनरल्स पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि खुद अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन का कहना है कि चीन इस व्यापार युद्ध में जीत रहा है और वह अपने कारोबारी नियमों से दुनिया की अर्थव्यवस्था का रास्ता बदल रहा है। आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की तुलना में बेहतर स्थिति में दिख रही है। सबसे बड़ा सबूत हमें शेयर बाजारों से मिलता है। आपकी परीक्षा के लिए यह आंकड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। इस साल अक्टूबर तक चीन के शेयर बाजार 34% बढ़े हैं। यह बढ़त अमेरिकी शेयर मार्केट S&P 500 इंडेक्स की बढ़त से लगभग दोगुनी है। यह तेजी तब देखी गई जब चीन ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात की सीमा को घटाया। तो सवाल उठता है कि चीन यह कैसे कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। पहला, वह जैसे को तैसा की नीति अपना रहा है। जैसे अमेरिकी शुल्कों के जवाब में एल्यूमिनियम, गूगल और बायोटेक के खिलाफ अधिकार विरोधी नियम लाना। और दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, चीन एक नई ट्रेडिंग व्यवस्था यानी ग्लोबल लाइसेंसिंग सिस्टम लागू करने की योजना बना रहा है। एक मैगजीन विनिंग द ट्रेड वॉर के अनुसार चीन लगभग 70 देशों के साथ मिलकर व्यापार के वैश्विक नियमों को बदलने में सफल भी रहा है। इस ट्रेड वॉर का एक और पहलू यह है कि अमेरिका को यह एहसास होने लगा है कि आर्थिक लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उसका सबसे बड़ा हथियार यानी डॉलर अब उतना प्रभावी नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन अपनी नई लाइसेंसिंग व्यवस्था से अमेरिकी ट्रेड सिस्टम को ही कमजोर कर रहा है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि चीन की इस सफलता के पीछे एक बड़ा कारण वहां का जन समर्थन है। इस बाहरी विरोध ने प्रॉपर्टी बाजार में गिरावट जैसी आंतरिक समस्याओं के बावजूद चीन की जनता को एकजुट किया है। यह स्पष्ट है कि चीन की आर्थिक नीति का उद्देश्य अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करना है।